हेलो दोस्तों, आज से हम लोग झारखंड का प्रशासनिक परिचय को पढ़ेंगे, ठीक है? और हम लोगों ने हिस्ट्री को समाप्त कर लिया है, ज्योग्राफी को समाप्त कर लिया है और अभी हम लोग प्रशासनिक परिचय को देखेंगे। और इसमें से हम लोग बहुत कुछ आप लोगों को जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास हुई थी, हमने उसमें बहुत कुछ इसमें बताया था आपको इस बारे में, ठीक है? तो आइए आज की क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ और झारखंड का जो गठन हुआ ये 28वां राज्य के रूप में झारखंड का गठन होता है। और यही 2000 ईस्वी को तीन राज्यों का गठन होता है, 1, 9, 15। आप इस तरह से नंबर याद रखिए, 1, 9, 15। 15 को झारखंड होता है, 9 को उत्तराखंड और 1 को छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर को, फिर 9 नवंबर को उत्तराखंड और फिर 15 नवंबर को झारखंड का गठन होता है। ये सेम सेम ईयर है, सेम मंथ है, सिर्फ डेट अलग है, 1, 9, 15। ठीक है? यहाँ पर बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर में झारखंड राज्य का स्थापना होता है। हमने इससे पहले की क्लास में आपको झारखंड राज्य आंदोलन में आपको बताया था कि किस तरह से 25 अप्रैल का वहां पे एक बार जिक्र आया था। 25 अप्रैल में बिहार विधानसभा में बिहार बिहार राज्य पुनर्गठन आयोग का जो विधेयक रहता है उसको पारित किया जाता है। कब किया जाता है? तो 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल 2000 को किया जाता है, ठीक है? बिहार से। उसी तरह से फिर हमने बताया था लोकसभा में 2 अगस्त, 2 9 11 नहीं, 2 9 11 नहीं था, हमने मैं शायद डेट गड़बड़ हो रहा हूँ। अगस्त के महीने में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा 25 तारीख को किया जाता है, 25 अगस्त को, ठीक है? और शायद मैं डेट अभी थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ, ऐसे हमने क्लास में आपको सारा बताया था, ठीक है? और देखिए अभी अब हम लोग आगे की क्लास में अब हम लोग आपको बताते चलते हैं कि झारखंड राज्य का प्रशासनिक विभाजन है वो किस प्रकार से किया गया है। तो आपको फाइनल यही डेट याद रखना है। उससे पहले हमने आपको नोट्स में सारा कुछ बता बता दिया है और आप लोगों के लिए जो नोट्स अभी बन के तैयार होने वाला था वो लगभग हो चुका है। और एक चैनल बनाना था हमें टेलीग्राम का, वो चैनल भी बन गया है। और अब उसी चैनल पे आपको टेलीग्राम पे ही मैंने सोचा नंबर को प्राइवेट मतलब पब्लिक अभी ना किया जाए और नंबर को रखे हैं सेव करके। और उसके बाद आपको सीधा टेलीग्राम में ही आपको सारा मतलब कंटेंट मिलेगा, ठीक है? आइए हम लोग आगे क्लास को करते हैं क्योंकि समय थोड़ा सा ज्यादा ही कम है। देखिए, 15 नवंबर को झारखंड का गठन होता है और झारखंड की राजधानी रांची, रांची को राजधानी बनाया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, झारखंड की एक उप राजधानी भी है जो कि कहाँ है, दुमका पे है। दुमका जो संथाल परगना का भी हेडक्वार्टर वहीं पे दुमका में ही है। और वहीं पर दुमका जो है ये झारखंड की उप राजधानी है। और देखिए उप राजधानी जो भी तीन और प्रस्तावित उप राजधानी है, ठीक है? और ये जो प्रस्तावित है ये पिछले 3 साल से प्रस्तावित किया गया है। एक गिरिडीह को, मेदिनीनगर और चाईबासा, गिरिडीह, मेदिनीनगर और चाईबासा, ये तीनों को प्रस्तावित रखा गया है कि इसमें भी उप राजधानी घोषित किया जाए, इन तीनों शहरों को भी। लेकिन अब तक किया नहीं गया है, इसलिए प्रस्तावित हमने लिखा है, ठीक है? और झारखंड की जो औद्योगिक राजधानी है वो जमशेदपुर है। जमशेदपुर को औद्योगिक राजधानी भी बोला जाता है और आपको आर्थिक राजधानी भी जमशेदपुर को ही कहा जाता है। झारखंड की आर्थिक राजधानी जमशेदपुर को कहा जाता है। जिस तरह से भारत का फाइनेंशियल कैपिटल किसे बोला जाता है, मुंबई को, उसी तरह से झारखंड का जो है आर्थिक राजधानी ये जमशेदपुर को कहा जाता है और भारत का मुंबई को कहा जाता है, दिल्ली को नहीं। जब आपका आर्थिक राजधानी की बात आएगी भारत का तो आपको मुंबई लगाना है, दिल्ली नहीं होगा उसमें। दिल्ली आपकी प्रशासनिक दृष्टिकोण से वो राजधानी है, आर्थिक दृष्टिकोण से वो नहीं है। और उसके बाद देखिए उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कहाँ पे है? रांची में है और ये 21वां हाई कोर्ट है। ये जो क्रम से अगर आप चलिएगा तो ये भारत का 21वां हाई कोर्ट है। और अभी नया वाला हाई कोर्ट है, हमने उसका डेट आपको पहले ही वाली क्लास में बताया था कि इसकी स्थापना कब हुआ, 24 मई को किया गया है। 24 मई 2023 को किया गया था इसकी स्थापना नए वाले हाई कोर्ट का। नया जो हाई कोर्ट बना है रांची में वो। और वो परिसर के दृष्टिकोण से नया वाला जो हाई कोर्ट है वो भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, ठीक है? और देखिए अब प्रस्तावित पीठ खंड जो होता है ना, खंडपीठ, ये देखिए होता क्या है, ये चीज हमको थोड़ा समझाना पड़ेगा आपको। देखिए मान लीजिए ये कोई राज्य है, ठीक है? ये गोला सा कोई राज्य है। अब मानिए इसकी राजधानी, एक यहाँ पे राजधानी बनी हुई है, ठीक है? यहाँ इसकी राजधानी है।
और यहाँ पर मान लीजिए एक हाई कोर्ट बना हुआ है, ठीक है? अब देखिए जो लोग इधर हैं उसके लिए तो सामने है, ये जो लोग इधर-इधर रह रहे हैं, इधर के लिए सामने पड़ जा रहा है। अब सोचिए जो लोग इस एरिया में हैं, तो भाई उसके लिए तो ये सामने नहीं है ना, उसके लिए तो ये क्षेत्र सामने नहीं है। तो इन्हीं की सुविधाओं के लिए मतलब इन्हीं लोगों के लिए जो हाई कोर्ट से दूर हैं, तो उनकी सुविधा के लिए एक पीठ खंड का निर्माण किया जाता है। जैसे पीठ खंड मान लिया जाए एक यहाँ पे पीठ खंड बना दिया गया है, तो क्या होगा कि यहाँ के लोगों के लिए ये सामने पड़ जाएगा, ठीक है? यहाँ के लोग यहीं पे चले जाएँगे और जबकि इधर के लोगों के लिए ये वाला हाई कोर्ट है। तो इसलिए खंडपीठ का निर्माण किया जाता है, ताकि राज्य के हर एक लोगों को हाई कोर्ट जो नहीं जा पा रहे हैं, वो खंडपीठ में जाके अपना काम चला सकें। इसीलिए इस खंडपीठ का निर्माण किया जाता है। जब देखिए हम आपको बता रहे हैं, जब बिहार और झारखंड एक में था, देखिए जैसे अगर आप झारखंड और बिहार के अगर आप मैप को थोड़ा-सा अगर हम बना के बताएँ, तो कुछ इस प्रकार का बनता है, ठीक है? तो बिहार का मैप कुछ इस प्रकार से पहले था। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ यहाँ से झारखंड कटा, ठीक है? अब देखिए पटना यहाँ पे है। आप मैप में अगर करिएगा तो पटना यहाँ पे आपको दिखेगा। ये पटना है, हाँ, पटना यहाँ पे है। अब पटना में हाई कोर्ट था पहले, पहले बिहार का हाई कोर्ट पटना में है, अभी भी वो हाई कोर्ट यहीं पर है पटना में। अब होता क्या था, अब जो लोग झारखंड के थे मतलब जो मूल बिहार में झारखंड जब था, अब सोचिए यहाँ पे जो है कोल्हान प्रमंडल के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, इसके लिए ये कोर्ट कितना दूर है? हाई कोर्ट तो पटना हाई कोर्ट ये बहुत दूर है, तो इन्हीं लोगों की सुविधाओं के लिए यहाँ पे रांची में एक खंडपीठ का निर्माण किया गया। खंडपीठ का निर्माण किया गया और जब राज्य का विभाजन हुआ, तो यही खंडपीठ जो है, ये रांची में बना क्या खंडपीठ पहले बना, ठीक है? खंडपीठ बना और खंडपीठ में ही जब जब बिहार से झारखंड का बँटवारा हुआ, तो यही खंडपीठ आगे चल के इसी को हाई कोर्ट बना दिया गया झारखंड का। ठीक है? तो खंडपीठ से ही झारखंड का जो रांची हाई कोर्ट है, ये खंडपीठ पहले था। जब बिहार में था तब ये खंडपीठ था और राज्य निर्माण के बाद इसे हाई कोर्ट का दर्जा दिया गया है। तो आप समझ गए होंगे खंडपीठ का निर्माण आखिर क्यों किया जाता है। इसी तरह से देखिए मध्य प्रदेश में 3 खंडपीठ है, ठीक है? मध्य प्रदेश में 3 या शायद 2 मुझे तो 2 तो मुझे याद है कहाँ-कहाँ पे है। जिसमें से एक ग्वालियर में खंडपीठ है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में है, राजधानी में नहीं है। जमशेदपुर वहाँ पे मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है, भोपाल में मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट नहीं है। उसका हाई कोर्ट है जबलपुर में और उसका जो खंडपीठ है, वो एक ग्वालियर में खंडपीठ है, एक भोपाल में खंडपीठ है। ठीक है? और उसके शायद 3 खंडपीठ है, मुझे अभी एग्ज़ैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 3 है। ठीक है? तो समझ गए होंगे कि आप लोग खंडपीठ का निर्माण क्यों किया जाता है। तो उसी तरह से देखिए, झारखंड में भी बात हो रही है कि जो संथाल परगना के जो अगर हम झारखंड का अगर थोड़ा-सा चित्र को अगर मैप को देखेंगे, तो आपको थोड़ा-सा समझ में आएगा कि आखिर क्यों खंडपीठ की बात की जा रही है। देखिए, अगर झारखंड का मैप अगर बनाया जाए तो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है? यहाँ पे आपका संथाल परगना है, हाँ, यहाँ पे हमारा रांची है, रांची इसी जगह पे है, इस जगह के आस-पास में रांची है, ठीक है? यहाँ पर अगर हाई कोर्ट है, रांची का हाई कोर्ट मतलब झारखंड का हाई कोर्ट अगर रांची में है, तो सोचिए यहाँ के जो लोग हैं, इस कोने में जो लोग रहते हैं, इधर साइड में, इन लोगों को काफ़ी तकलीफ़ें हो रही होंगी आने में। ठीक है? तो इन्हीं लोगों की तकलीफ़ों को दूर करने के लिए बात की जा रही है क्या कि दुमका में एक खंडपीठ बनाया जाएगा और इस खंडपीठ से क्या होगा कि यहाँ के लोग जो संथाल परगना के लोग हैं, जिन्हें आने में काफ़ी दूरी होती है, तो ये लोग अपने खंडपीठ में ही जाके अपना काम चला सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे खंडपीठ की बात चल रही है। आइए अब हम लोग आगे थोड़ा-सा देखते हैं। झारखंड की राजकीय भाषा हिंदी है। राजकीय भाषा वो भाषा होती है जिसमें सरकारी कामकाज किए जाते हैं। आप सीधा समझिए कामकाज की जो भाषा है ऑफ़िशियल जो वर्किंग वर्किंग लैंग्वेज है झारखंड का ये हिंदी है, ठीक है? हिंदी है और जबकि द्वितीयक राज्य भाषा ये प्राथमिक राजकीय भाषा कौन-सी है? हिंदी है। इसी में देखिएगा आप राज्य का कोई भी नोटिफ़िकेशन अगर आता है आपको जेएसएससी के रिगार्डिंग, जेपीएससी के रिगार्डिंग चाहे किसी भी अन्य चीज़ों पर आपको अगर रिगार्डिंग आता है नोटिस आता है, तो वो हिंदी में रहेगा क्योंकि झारखंड की राजकीय भाषा हिंदी है, इसीलिए इसके हिंदी पे ही उसे उसे जारी किया जाता है। और देखिए, द्वितीयक राज्य भाषाओं की संख्या 16 है, आपको इस भाषाओं को याद नहीं रखना है। द्वितीयक राज्य भाषा की संख्या कितना है? 16 है। अब द्वितीयक राज्य भाषा होता क्या? अब समझिए चीज़ों को। जैसे झारखंड में
लगभग 18 तरह की भाषाएँ बोली जाती है लगभग, ठीक है? और बोलियाँ तो बहुत ज़्यादा ही है, क्योंकि बोली होती क्या है ना कि देखिए थोड़ा-सा एक भाषा का हल्का-सा अपभ्रंशीकरण होता है तो फिर वो बोली में बदल जाता है। हम आपको बताते चलेंगे, जब भाषा वाला पढ़ाएँगे भाषा सेक्शन तो आपको पूरा बताएँगे उसमें। तो जैसे अगर झारखंड में 16 जो है द्वितीयक भाषा में खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उर्दू, ये सभी जो भाषाएँ हैं, खड़िया, मुंडारी, ये सभी जो लैंग्वेज है, कुड़ुक, इन सभी लैंग्वेज को इसी में द्वितीयक भाषा की श्रेणी में रखा गया है। झारखंड की द्वितीयक भाषा में है, ठीक है? आपको सारा भाषा याद नहीं रखना है कि आप 16 याद रखिए, कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये हम 3-4 भाषा आपको आपके एग्ज़ाम्पल के लिए दिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे क्या? फिर से आप एक बार रिवाइज़ कीजिए। जैसे उर्दू, इंग्लिश, इंग्लिश को भी द्वितीयक राज्य भाषा में रखा गया है। उर्दू, इंग्लिश, खोरठा, पंचपरगनिया, नागपुरी, मुंडारी, संथाली, ये सभी जो भाषाएँ हैं, बंगला, मगधी, भोजपुरी, देखिए भोजपुरी बिहार में बोली जाती है, लेकिन उसे झारखंड में भी मान्यता दिया गया है द्वितीयक राज्य की भाषा में, क्योंकि झारखंड के जो बॉर्डर सटे हुए बिहार से हैं, जैसे आप देखिएगा तो उन सभी क्षेत्र में भी बोले जाते हैं। पलामू ये सब में जाकर देखिएगा तो आपको शायद बिहार की जो भाषा है, भोजपुरी ही से ही शायद रिलेटेड है। हाँ, भोजपुरी से ही है। और आपको अगर आप फिर उसके बाद हजारीबाग के क्षेत्र में देखिएगा तो वहाँ पे मगधी भाषा बोली जाती है, जो कि बिहार की भाषा है। तो इसी तरह से यहाँ पे 16 मतलब द्वितीयक भाषा को दर्जा दिया गया है। और उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे अब आगे हम लोग देखिए झारखंड का जो विभाजन को अब देखते हैं प्रमंडलों में किस प्रकार से विभाजन किया गया है। तो झारखंड को 5 प्रमंडल में बाँटा गया है। एक संथाल परगना हो गया, ठीक है? और यहाँ से आप मोटा-मोटी देखिएगा तो ये आपका ऐसे करके काटते हैं तो ये हो गया आपका दक्षिणी छोटा नागपुर, ठीक है? और इधर से काटते हैं आप तो आपको उत्तरी छोटा नागपुर। और ये जो क्षेत्र बचता है, ये आपका ये जो क्षेत्र है ना, इसे बोला जाता है पलामू प्रमंडल। यहाँ पे हो गया पलामू, पलामू प्रमंडल, थोड़ा-सा मैप में थोड़ा टेढ़ा-मेढ़ा हो जा रहा। और यहाँ पे संथाल परगना है, ठीक है? संथाल परगना इस क्षेत्र में है। और इधर में कोल्हान है, कोल्हान, कोल्हान प्रमंडल। यहाँ पे दक्षिणी छोटा नागपुर है, दक्षिणी छोटा नागपुर। और यहाँ पे उत्तरी छोटा नागपुर है, उत्तरी छोटा नागपुर। देखिए, आपको 5 प्रमंडल में विभाजित किए गए हैं झारखंड को कितने प्रमंडल में? 5 प्रमंडल में। और ये प्रश्न सीधा पूछा भी गया है, ठीक है? ये प्रश्न सीधा बना हुआ भी है। और इसमें से देखिए अब जो मेन प्रश्न क्या-क्या बनने वाले रहते हैं, उसको हमने लिखा है। जैसे उत्तरी छोटा नागपुर यहाँ पे है। ये जो मैपिंग किया हुआ है, ये उत्तरी छोटा नागपुर के लिए किया गया है, ठीक है? उत्तरी छोटा नागपुर में कौन कितने जिले आते हैं? इसमें 7 जिला है, जिसमें से बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा ये सभी इसी में आते हैं। मतलब उत्तरी छोटा नागपुर में कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। उत्तरी छोटा नागपुर में कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। और मुख्यालय आपको याद रखना है, ठीक है? मुख्यालय आपको याद रखना है, मुख्यालय मतलब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है उत्तरी छोटा नागपुर का? तो हजारीबाग है। और हजारीबाग में हमने आपको 2-3 चीज़ें और क्या बताया था? जैसे कि मिट्टी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? हजारीबाग में। झारखंड की जो मिट्टियों का शोध किया जाता है, वो हजारीबाग में है। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो वो भी हजारीबाग में है। हमने आपको बताया था। चीज़ों को रिवाइंड करते चलिए हमेशा साथ में, ठीक है? उसके बाद फिर क्या है, दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिले हैं, उसका मुख्यालय कहाँ है? रांची में। रांची में है। और रांची में आपको हमने बताया था, रांची से तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो आप खुद से भी याद रखिए, जैसे कि झरनों का शहर रांची है। और यहीं पर नामकुम जो क्षेत्र है, वहाँ पे लाह अनुसंधान केंद्र है, हमने बताया था आपको ज्योग्राफी की क्लास में। यहीं पर एनी शाह के द्वारा बनाया गया जगन्नाथ मंदिर है, मदन मोहन बेड़ियो मंदिर यहीं पर है। पिठौरिया हमने आपको जो घाटी बताया था वो भी रांची में है। तो रांची से आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखना है, वो सब हमने आपको लिखवाया है। चीज़ों को हमेशा रिलेट करते चलिएगा। जैसे देखिए उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है? हजारीबाग में। दक्षिणी का कहाँ है? रांची में। कितने जिले? 5 जिले दक्षिणी में। और उसके बाद देखिए संथाल परगना प्रमंडल का में कितने जिले हैं? यहाँ पे 6 जिले हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुमका में बनाया गया है। दुमका में इसका हेडक्वार्टर है। और उसके बाद देखिए पलामू प्रमंडल में कितने जिले हैं? 3 जिले। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मेदिनीनगर में।
मेदिनीनगर में इसका मुख्यालय है। और उसके बाद देखिए कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल में 3 जिला है। कोल्हान प्रमंडल में कितने जिले हैं? 3 जिले हैं और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? चाईबासा में। और कोल्हान प्रमंडल ही एकमात्र ऐसा प्रमंडल है जिसका निर्माण राज्य के गठन के बाद किया गया है 2003 में। मतलब 2003 से पहले जब राज्य का गठन हो रहा था तो 4 ही प्रमंडल थे। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू प्रमंडल और फिर एक था आपका कौन सा छूटा? संथाल परगना। ये 4 ही प्रमंडल थे। लेकिन रांची का मतलब दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से ही विभाजित करके कोल्हान प्रमंडल बनाया गया। और इसे कब बनाया गया? 2003 में। ये डेट आप याद रखिएगा। सबसे नवीन प्रमंडल कोल्हान प्रमंडल। इसका ऑफिस कहाँ पे है? चाईबासा में। कब निर्माण किया गया? 2003 में। बाकियों के आपको डेट याद नहीं रखने, हमने इसीलिए नहीं लिखा है। ठीक है? बाकियों का आपको डेट याद नहीं रखना है। ये सबसे नवीनतम है और एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसीलिए हमने इसे लिखा है। अब देखिए प्रमंडल में थोड़े से और अगर डीपली में अगर आप चलिएगा तो हम थोड़ा-सा बता देते हैं। पहले क्या था कि सिर्फ छोटा नागपुर प्रमंडल था, फिर उसी को तोड़ा गया और उसी को तोड़कर बनाया गया क्या? दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। ये सब 1972 में किया गया था। 1972 में ठीक है? छोटा नागपुर प्रमंडल को 2 भागों में तोड़ा जाता है, उत्तरी छोटा नागपुर फिर दक्षिणी छोटा नागपुर किया जाता है। और जो पलामू जिला है, हम आपको बताएँगे पलामू जिला का इतिहास भी बताएँगे आपको। उसी से पलामू प्रमंडल का निर्माण होगा, ठीक है? अब हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि झारखंड में जिला का निर्माण, ठीक है? वहाँ से एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है, जिला का निर्माण से, इसीलिए वो चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट भी बनता है। अब देखिए, झारखंड में जिलों की जो संख्या है, कितने जिले हैं? अगर अब हम लोग सीधा ये सभी के बाद में जैसे हमने आपको यहाँ पे सब कुछ बता दिया प्रमंडल, अब थोड़ा-सा हम लोग जिलों में देख लेते हैं क्या है, क्या नहीं है। तो झारखंड में जिलों की संख्या कितना है? 24। जिलों की कितनी संख्या है? 24 है। राज्य निर्माण के समय कितना था? 18 था। यानी कि 6 जिला का निर्माण बाद में किया गया है। यही ना इससे यही कंक्लूजन निकलता है कि अगर 18 जिला पहले थे और अभी 24 है, तो 6 जिला का निर्माण झारखंड राज्य निर्माण के बाद किया गया है। तो ये सब हम लोग बताएँगे आपको जब जिला का गठन पढ़ाएँगे तो हम आपको बताएँगे कि कौन से जिले को 2000 ईस्वी में बनाया गया, किसे 2007 में बनाया गया, सबसे लास्ट का जिला कौन है? ये सब आपको हम बताएँगे उस वाली क्लास में। अब देखिए अनुमंडल जो होते हैं ना मतलब अनुमंडल कितने हैं? 45 हैं। राज्य निर्माण के समय 33 था। ये आपको याद रखना है। अनुमंडलों की संख्या याद रखिए। राज्य निर्माण के समय वाला याद रहे चाहे ना रहे लेकिन वर्तमान में जो 45 है वो आपको याद रखना है। राज्य में अनुमंडल की संख्या कितना है? 45 है। और वहीं प्रखंड यानी ब्लॉकों की संख्या कितना है? तो ब्लॉक की संख्या 264 है और पहले जब राज्य निर्माण हो रहा था तब 210 था और अभी 264 है। और फिर उसी प्रकार से देखिए अनुसूचित प्रखंड कितने हैं? तो 132 अनुसूचित प्रखंड है और देखिए ये गाँव वाला जो है ना, ये मीटर बहुत बड़ा है, ठीक है? 32,616 गाँव की संख्या कितना है झारखंड में? 32,616 गाँव की संख्या है और ग्रामीण पंचायत, ये पंचायत आप याद रख लीजिएगा क्योंकि ये पूछे जाने की संभावनाएँ ज़्यादा रहती है। तो पंचायतों की संख्या कितना है? 4,345 पंचायत है और जबकि देखिए अनुसूचित पंचायत अगर अनुसूचित पंचायत की बात होती है, तो वो कितना है? तो वो यहाँ पे 2071 अनुसूचित पंचायत है और जिला पंचायत अगर देखिए बात किया जाता है जिला परिषदों की संख्या, जैसे हम आपको बताएँगे, जब आपको हम पंचायती राज व्यवस्था पढ़ाएँगे तो आपको बताएँगे कि होता क्या है। देखिए, जैसे सबसे ग्राम स्तर में होता है ग्राम पंचायत, सबसे ग्राम स्तर में थोड़ा-सा हम आपको पंचायती राज व्यवस्था में थोड़ा-सा इंट्रो करवा देते हैं, उसके बाद यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए 1993 ईस्वी में क्या होता है, यहाँ पे 73वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है? 73वां संविधान संशोधन और यहीं पे बना क्या? पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है? जो कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से था क्या कि इसका विकेंद्रीकरण किया जाए और ग्राम में रहने वाले सभी लोगों को इसमें भागीदारी दिया जाए, ठीक है? इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए, इन प्रावधानों को हम बाद में बताएँगे आपको लेकिन थोड़ा-सा इसमें सिनेरियो बता देते हैं। क्या होता है? ग्राम के स्तर में रहता है ग्राम पंचायत, ठीक है? ग्राम पंचायत जहाँ पे ग्राम सभा रहती है और ग्राम गाँव के लोगों के द्वारा यहाँ पे पंचायत किया जाता है, ग्राम पंचायत। फिर होता है इसी तरह से ये सबसे निचला स्तर होता है और जिला स्तर सबसे उचली स्तर होता है, ठीक है? यहाँ पे 3 स्तरीय होती है, ग्राम ग्राम, प्रखंड और जिला के स्तर पे। तो ग्राम पंचायत ग्राम के स्तर पे, प्रखंड के स्तर पे प्रखंड पंचायत और फिर इसी तरह से जिला के स्तर में जिला परिषद होता है।
तो जो जिला परिषद की संख्या कितना है 24 होता है। ये हर जिला पे 1 परिषद होता है, ठीक है? और देखिए जिला परिषद सदस्यों की संख्या 536 है। अब आप सोचिएगा क्या कि जिला परिषद की संख्या हमने बताया आपको 24, हर एक जिला में एक ही जिला परिषद होता है। जिला परिषद एक जिला में एक होता है, लेकिन जिला परिषद की संख्या जो होती है ना, वो हर जिला में अलग-अलग होता है। जैसे कि आप देखिएगा कि ये सभी जो चुनाव में पहले जीतते हैं, इनके चुनाव की प्रक्रिया हम आपको बता देते हैं। ये लोग जो है पहले चुनाव जीतते हैं, ठीक है? जैसे नगर पंचायत का चुनाव होगा, पंचायती का जब चुनाव होगा, तो जो-जो जिला परिषद जीते रहते हैं, हर लोगों के आप सभी लोग झारखंड से हैं, वहाँ पे सभी के घर तरफ चुनाव होता होगा, तो वहाँ पे जिला परिषद में जैसे लोग जो लोग चुने जाते हैं, तो वही लोग मिलकर अपने जिले के लिए जैसे एक जिला में मान लिया जाए 10 परिषद चुने गए हैं, एक जिला में 10 जिला परिषद चुने गए हैं, ठीक है? जिला परिषद के 10 सदस्य चुने गए हैं। अब ये लोग क्या करेंगे, एक लोगों को परिषद बनाएँगे और सभी लोग एक लोगों को वोट करेंगे और उस वोट के द्वारा उसे परिषद बनाएँगे। जिसे ज़्यादा बहुमत मिलेगा, वो उस क्षेत्र का परिषद जिला परिषद बनेगा अपने जिले का। तो इन्हीं लोगों के द्वारा दरअसल यही जो परिषद सदस्य हैं, सदस्यों के द्वारा ही जिला परिषद का चुनाव किया जाता है। और उसी तरह से देखिए अब नगर निकाय की संख्या कितना है 50 है, ये आपको याद नहीं रखना है, ठीक है? ये भी याद नहीं रखना है, नगर परिषद की संख्या क्या है, नगर निकाय क्या है, नगर पंचायत की संख्या क्या है, ये सब याद नहीं रखना है, ठीक है? हमने तो सिर्फ दे दिया है डाटा ताकि आपके पास रहे, कभी एग्ज़ाम में आता है तो आपके लिए मैं ज़िम्मेवार ना बनूँ, इसीलिए ये सब हमने लिख दिया है। छावनी बोर्ड ये पूछा गया है, ठीक है? ये जो मतलब झारखंड पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि छावनी बोर्ड कहाँ पे है? इसे कैंट बोला जाता है। जैसे रामगढ़ कैंट एक ही सिर्फ है, झारखंड में कैंट की संख्या कितना है? केवल 1 है, छावनी बोर्ड, वो कहाँ पे है? रामगढ़ में है। और ये इसलिए डिप्लॉय किया जाता है ना, हर राज्य में किया जाता है, ताकि मान लिया जाए किसी राज्य में अगर नक्सली हमला होता है या किसी प्रकार की आपदा की स्थितियाँ घटती है, तो यहाँ पर आर्मी डिप्लॉय रहते हैं और इनके द्वारा तुरंत वहाँ पे उस राज्य में एक्शन लिया जा सकता है। इसीलिए इस छावनी बोर्ड को हर राज्य में बनाया जाता है। जो राज्य बड़े रहते हैं, वहाँ पे 2-3 छावनी बोर्ड होती है, जो राज्य छोटे होते हैं, वहाँ पे 1 छावनी बोर्ड होती है। ठीक है? इसीलिए छावनी बोर्ड बनाया जाता है। इसका मूल पर्पस क्या रहता है कि किसी भी आकस्मिक घटना जो घट रही है, उसे तुरंत का कंट्रोल किया जाए। जैसे मान लिया जाए आप झारखंड से हैं, झारखंड में काफ़ी ज़्यादा नक्सल प्रभाव क्षेत्र भी है। अब समझिए मान लिया नक्सल अगर कहीं अचानक से अगर एक्टिव हो गए हैं, तो उन्हें दबाने के लिए पुलिस की उतनी ट्रेनिंग नहीं रहती है। निंदा करने की बात नहीं है, वो भी बहुत अपने क्षेत्र में अव्वल दर्जे में है, लेकिन पुलिस के पास उतनी मतलब हार्ड ट्रेनिंग के लिए वो लोग नहीं बने रहते हैं। और आर्मी जो रहती है वो कड़े से कड़े ट्रेनिंग पे कड़े से कड़े मतलब वो रिजल्ट देने के लिए भी वो बने हैं और एक से एक ट्रेनिंग भी उसमें अच्छे दिए जाते हैं। इसीलिए छावनी बोर्ड बनाया जाता है कि वहाँ पे आर्मी रहे ताकि अगर कुछ भी आकस्मिक घटना घट रही है तो उसे तुरंत आर्मी के द्वारा भी रोकने का काम किया जा सके। पहले पुलिस के द्वारा रोका जाता है, जब उनसे वो देखते हैं कि हमारे मतलब हमसे काबू नहीं हो पा रहा, तो वो लोग कंट्रोल रूम से फिर आर्मी की माँग कर लेते हैं। इसी में सीआरपीएफ जैसे सीआरपीएफ का हमने बताया था आपको, बीएसएफ का भी बताया है कि हजारीबाग में ट्रेनिंग सेंटर है। फिर सीआरपीएफ का है वहाँ कोडरमा के पास बरही जो क्षेत्र है वहाँ पे है। हजारीबाग में आता है बरही का जिला, बरही शायद हजारीबाग में है और वहीं पर वो है। बी ये सीआरपीएफ के लिए कहाँ पे है? बरही में और हजारीबाग का मेरू में कौन है? बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर है और छावनी बोर्ड कहाँ पे है? रामगढ़ में है। ये सब चीज़ आप याद रखा कीजिए। अब देखिए अगर हम नगर निगम की बात करेंगे, तो झारखंड में नगर निगमों की संख्या कितना है? 9 है, जिसमें से सबसे पहला नगर निगम रांची है। सिर्फ़ आपको यही नगर नगर निगम में सिर्फ़ क्या याद रखना है, ये पूछा जाता है इसीलिए हम बता दे रहे हैं आपको। रांची नगर निगम सबसे पहला नगर निगम है और निगमों की संख्या कितना 9 है। जो चीज़ ज़्यादा पूछे जाते हैं वही हम आपको बता रहे हैं। कुल शहरी स्थानीय निकाय 51 ये याद नहीं रखना है, ठीक है? और विधानसभा में सदस्यों की संख्या आपको याद रखना ही है, ऐसे अगर आप झारखंड से तो ये बेसिकली आपके लिए आपको याद भी होगा। विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितना है? 81 है और अभी रिसेंट में एक न्यूज़ है, वो भी हम आपको बता देते हैं, विधानसभा से रिलेटेड है। अगर विधानसभा की बात की जाए तो 81 सदस्यों का निर्वाचित किया जाता है और 1 सदस्य एंग्लो इंडियन के रूप में राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो 104 संविधान संशोधन जो हुआ है, 104 संविधान संशोधन इसमें क्या किया गया है कि ये सभी जो है मतलब
104 संविधान संशोधन के तहत संशोधित किया गया है कि लोकसभा में जो 2 पहले देखिए लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत किया जाता था जो एंग्लो इंडियन से रहते थे और राज्यसभा में हर राज्य का अपना प्रावधान होता था, जिसमें झारखंड में एक एक विधायक को मनोनीत किया जाता है। तो 104 संविधान संशोधन के तहत मनोनीत करने का जो प्रावधान था, इसे हटा दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। अभी जो विधानसभा बनी हुई है, अस्तित्व में जो अभी है, उसमें 82 सदस्य हैं। 81 लोगों का चुनाव हुआ है और 1 लोग उसमें मनोनीत किए गए हैं। जोसेफ पॉचली कुछ उनका नाम इसी तरह है, वो हम आपको आगे चल के बताएँगे। अभी जो आपको मंत्रिमंडलीय सदस्य पढ़ाएँगे तो उसमें आपको बता देंगे उनका नाम। जोसेफ पॉचली करके इसी इसी तरह उनका कुछ नाम है, उन्हीं को मनोनीत किया गया है। तो मनोनीत को और निर्वाचित को जोड़कर 82 होता है और ऐसे 81 संख्या है जिनको मतलब चुनाव के द्वारा जो चयनित होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कौन सा है? अब सर्वाधिक प्रखंड किसमें है? कौन से जिले में सर्वाधिक प्रखंड यानी ब्लॉक सबसे अधिक किसमें है? तो पलामू में। ये हमने ये इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये हो सकता है कि पूछा जाए, क्योंकि ये सर्वाधिक की बात की जा रही है, इसलिए ये पूछा जा सकता है। पलामू और गढ़वा आपको याद रखना है। पलामू में 21 ब्लॉक हैं और गढ़वा में 20 ब्लॉक हैं। पलामू में कितने? 21 और गढ़वा में 20 ब्लॉक हैं। ठीक है? और आज के बाद मतलब आज ये हम लोगों की क्लास समाप्त हो जाती है और अगली क्लास में हम आपको ये बताएँगे कि आगे अब हम लोग मतलब आगे की क्लास में झारखंड का मंत्रिमंडलीय सदस्य कौन-कौन है, कौन किस मंत्री के पद में है, क्योंकि वहाँ से एक प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना रहती है। इसलिए हम वो आपको ज़रूर बताएँगे। ठीक है? और आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।